हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आर के राय में। तो आज हम लोग साइंस देखेंगे। साइंस एनसीईआरटी 360 डिग्री का ठीक है। हमारा चैप्टर नंबर सेकंड क्या है? चैप्टर नंबर सेकंड है हमारा, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? ठीक है ना। इस चैप्टर का हम लोग फर्स्ट पार्ट कर लिया और सेकंड आज हम लोग देखेंगे सेकंड पार्ट। कि सेकंड पार्ट में चूंकि इससे पहले हमने 15 क्वेश्चन उसमें पूरा कर लिया, रेस्ट जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको आज हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है। ये एनसीईआरटी 360 डिग्री एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से बना हुआ क्वेश्चन है जो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप टीआरई के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये रामबाण है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि बिना समय गवाए ये क्या दिया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और क्लास देखने के बाद आप अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिएगा ताकि ये क्लास और लोगों तक पहुँचे। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि अलमारी का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? अब तो देखिए, जैसे लोहे में जंग लगना, अलमारी में जंग लगना, ये सब तो आप इससे पहले भी बेसिक सा क्वेश्चन है, आप इसे पहले वाले क्लास में भी पढ़े होंगे। ठीक है ना। तो इसमें क्या ऑप्शन क्या कहता है? रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, उपयुक्त में से कोई नहीं और दोनों। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या होगा? अलमारी में जंग लगना क्या हो जाएगा? ये रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है ना। तो रासायनिक परिवर्तन, जैसे अगर अलमारी में जैसे जंग लग जाता है, चाहे लोहा में जंग लगता है, रासायनिक अगर अलमारी में जंग लग गया तो फिर जंग लगने के बाद फिर क्या हो जाता है? वो तो खा के खत्म हो जाता है, वो पूरा सड़ उड़ जाता है, उसको फिर से दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए क्या हो जाता है हमारा? ये रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? अलमारी में जंग लगना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। देखिए इसका व्याख्या क्या लिखा है, देखिए निम्न को, यहाँ लिखा है कि निम्न को रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में वर्गीकृत कीजिए। देखिए जैसे पेड़ों का काटना, अगर आप पेड़ काट दिए तो क्या फिर पेड़ को आप फिर से मतलब उसको जोड़ सकते हैं? ठीक है। देखिए मक्खन का बर्तन में पिघलना, ये क्या है? अब ये अलमारी, ये देखिए यहाँ पर अलमारी में जंग लगना, ये रासायनिक है या भौतिक परिवर्तन है? क्या परिवर्तन? ये सबको बोल रहा है, ये सबको अपना सजाने के लिए उस क्रम में। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इसमें ये दो, इससे पहले इस व्याख्या जो ये फलों से सलाद बनना तथा कहता है लकड़ी और कागज़ का जलाना, ये सब देखिए अपने आसपास की चीज़ों को शुद्ध मिश्रण से अलग करने का प्रयत्न करें, ये सब लिखा है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि जल में, क्या कहता है? जल में साधारण नमक का घुलना किस प्रकार का परिवर्तन है? जल में साधारण नमक का घुलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो लिखा ऑप्शन दिया है रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं और उपयुक्त में से दोनों। अब देखिए जल में अगर साधारण नमक घुल जाएगा तो नमक को क्या कर सकते हैं आप? पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। कैसा परिवर्तन हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा हमारा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, भौतिक परिवर्तन। देखिए इसके व्याख्या क्या लिखा है कि भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत किए निम्न रासायनिक और भौतिक परिवर्तन। अच्छा देखिए ये फिर वही पूछ कर रहा है, जैसे मतलब क्रम सजाने के लिए इसको बोल रहा है कि क्रम में, इसको ये पूछ रहा है कि कौन रासायनिक है कौन परिवर्तन है, उसके बारे में ये बोल रहा है सजाने के लिए। तो इसको आप सजा लीजिएगा। ठीक है ना। नहीं तो हम चलिए इसमें एक एक करके करवा देते हैं, ये क्वेश्चन फॉर्म में दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है? देखिए क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है? मक्खन का एक बर्तन में पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है? अब ये बताइए, अगर कोई मक्खन है, ठीक है, बर्तन में अगर पिघल गया, ठीक है, मान लीजिए कि वो ठोस अवस्था में था, अगर वो पिघल गया तो क्या फिर उसको ठोस अवस्था में नहीं ला सकते हैं? ज़रूर ला सकते हैं। ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या होगा? अब ये बताइए कि रासायनिक परिवर्तन होगा या भौतिक परिवर्तन होगा या दोनों होगा? कैसा परिवर्तन होगा? ये भौतिक परिवर्तन होगा। ठीक है ना। चूँकि अभी अगर ठोस में पिघल गया तो फिर तो इसको वापस पुनः अपने अवस्था में ला सकते हैं। इसको मान लीजिए अगर ठंडा कर देंगे या फिर फ्रिज में डाल के उसको क्या करेंगे, फिर से उसको पुनः अवस्था में कर देंगे, ठोस के रूप में उसको तैयार कर देंगे। ठीक है ना। तो ये कैसा परिवर्तन होगा? ये भौतिक परिवर्तन है। मक्खन का बर्तन में पिघलना किस प्रकार का उदाहरण है, किस प्रकार का परिवर्तन? तो ये भौतिक परिवर्तन है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, अच्छा इसका व्याख्या क्या लिखा? देखिए इसके व्याख्या में भी वही भौतिक परिवर्तन में वर्गीकृत करें। पेड़ों का काटना हो गया, मक्खन का देखिए बर्तन पिघलना हो गया, अलमारी में जंग लगना, अभी अलमारी में जंग लगना आपने पढ़ा था ना, भौतिक परिवर्तन है। ये जल का उबाल कर, जल का देखिए उबल कर पानी का वाष्प बन जाना। अब देखिए जब पानी वाष्प बन जाएगा फिर क्या से कर सकते हैं? वाष्प होते हैं। इस तरह से जो है ये सब जो बेसिक सा क्वेश्चन दिया है। ठीक है। इससे पहले भी आप पढ़े होंगे। अब इसमें इसको सजाने के बारे में बोल रहा है, तो अब इसको आप एक बार अपने से करके देख लीजिएगा, नहीं होगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर से हम उसको बता देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि विद्युत तरंग
जल में प्रवाहित तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना किस प्रकार का परिवर्तन है? देखिए, विद्युत तरंग का जल, किसका तल? विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित तथा उसका हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ऑप्शन लिखा है रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से यहाँ लिखा है ऑप्शन डी लिखा है दोनों। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा? ये होगा हमारा रासायनिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन, यहाँ जो लिखा है कि विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित तथा उसका जो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना। अब मान लीजिए कि अगर ये हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैसों में अगर विघटित हो जाएगा तो इसको हम फिर पुनः तो उसको ऑक्सीजन बना नहीं सकते हैं, हाइड्रोजन बना नहीं सकते हैं, उसको पुनः अवस्था में ला नहीं सकते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए ये किस अवस्था में हो जाएगा? तो ये रासायनिक परिवर्तन। किस तरह का परिवर्तन होगा? जिसको हम मान लीजिए पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वो भौतिक परिवर्तन। जिसको प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है, एक बार जब बन गया तो उसके बाद जाकर उसको पुनः उस अवस्था में नहीं ला सकते हैं, उसको हम रिटर्न नहीं कर सकते हैं, तो क्या होगा? वो रासायनिक अवस्था होगा। इस हिसाब से जब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो अपना पता है कि गैस में विघटित हो जाएगा तो इसको हम पुनः कहता है इस परिवर्तन में उसको नहीं ला सकते हैं, इसलिए एक ऐसा उदाहरण है, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसके देखिए इसके व्याख्या में क्या लिखा है? तो इसके व्याख्या में भी वही लिखा है कि निम्न रासायनिक परिवर्तन वर्गीकृत कीजिए। ये पेड़ों का काटना, फिर उसे यही लिखा है कि वर्गीकृत कीजिए। चलिए देखिए यहाँ भी देखिए वही लिखा है, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, अलमारी में जंग लगना। ठीक है, ये सब आप एक बार अपने स्तर से देख लीजिएगा। अगर नहीं होगा आपसे तो फिर कमेंट कीजिएगा, तो हम इसको फिर से करा देंगे। तो बीच में क्या कहता है? सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना? तो रॉबर्ट बायल के द्वारा, लॉरेंट लेवाइजियर के द्वारा, और क्या कहता है बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। ऑप्शन नंबर दिया रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। अब आपको बताना है इसका, अगर एनसीईआरटी में आप पढ़े होंगे, ठीक है ना, तो इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रॉबर्ट बायल के द्वारा। ये जो है तत्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? रॉबर्ट बायल। और आपको कमेंट करके बताना है कि कब किया था, किस ईस्वी सन में किया था रॉबर्ट बायल ने, किस ईस्वी सन में कहता है कि तत्व शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, उसका ईयर आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके बताना है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं कि क्या लिखा है। इसका व्याख्या लिखा है कि रॉबर्ट बायल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में, शायद आपको मेरे सवाल का जो है जवाब मिल गया होगा। ठीक है, 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया था? तत्व शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, ये देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। का शब्द का प्रयोग किया फ्रांस के रसायन एंटोनी लॉरेंट लेवाइजियर। ठीक है, देखिए कहीं कहीं लेवाइजियर लिखा है, कहीं कहीं लेवाइजियर भी लिखा रहता है। लेवाइजियर सन 1743 से सन 1794 में, 1743 से 1794 ईस्वी में सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया, और उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिससे क्या कहता है, रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। मैंने यहाँ लिखा कि फ्रांस के जो रसायन एंटी लॉरेंट लेवाइजियर हैं, सन 1743 से सन 1794 ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया, और उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा क्या कर सकते हैं? अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाते हैं, क्या कहलाते हैं? क्या कहता है? कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाते हैं तो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन कहता है रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, ए और बी दोनों, यानी रासायनिक और भौतिक दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया कि कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाते हैं। अगर रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाएगा तो क्या कहलाएगा? ये जाहिर सी बात है कि ये क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन। इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक परिवर्तन। चूंकि क्वेश्चन में ही कह रहा है कि रासायनिक संगठन में क्या कह रहा है कि देखिए दूसरे पदार्थ से, कोई पदार्थ जो दूसरे पदार्थ से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाते हैं। ठीक है, तो कौन सा परिवर्तन होगा? ये रासायनिक परिवर्तन होगा। आइए इसके व्याख्या देखते हैं कि इसके व्याख्या में क्या लिखा है। इसका व्याख्या लिखा है कि जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है।
रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म में परिवर्तन लाता है तथा हम नया पदार्थ पाते हैं और रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। रासायनिक परिवर्तन को क्या कहा जाता है? रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा 22 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है कि धातु के गुणधर्म के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। अब यहाँ धातु के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना, धातु के गुणधर्म के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। आप पढ़ेंगे धातु, अधातु, उपधातु के बारे में। अच्छा, आपको कमेंट करके बताना है, एक धातु का नाम लिखिए, एक उपधातु का नाम लिखिए और एक अधातु का नाम लिखिए। कमेंट बॉक्स में धातु अधातु करके सभी का एक एक नाम लिख दीजिए, ठीक है। चलिए इसमें क्या दिया है, तो इसके धातु के गुणधर्म के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन में लिखा है कि प्रतिध्वनि, मैंने ऑप्शन फर्स्ट स्टेटमेंट दिया कि प्रतिध्वनिक होती है। धातु का धातु के बारे में कहा है कि प्रतिध्वनिक होती है, चमकीली होती है, चादरों में ढाला जा सकता है और इसे तार के रूप में खींचा जा सकता है। उपयुक्त में से पूछ रहा है कि सही कथन कौन सा है। सही कथन के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन हमारा दिया है 1 और 3, 2 4, 1 3 4 और उपयुक्त में से सभी, ठीक है। तो चलिए इसका देखते हैं कि राइट आंसर क्या होगा। यहाँ बोल रहा है धातु के बारे में कि प्रतिध्वनिक होती है। हाँ, धातु जो है प्रतिध्वनिक होती है, यानी कि प्रतिध्वनिपूर्ण होती है। और ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है प्रतिध्वनिपूर्ण वाला, ये आपको टीआरई में, ठीक है, टीआरई 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। टीआरई 3 में ये जो है टीजीटी, टीआरई 3 के टीजीटी में, शायद टीजीटी में, हाँ टीजीटी में ही ये पूछा गया क्वेश्चन है प्रतिध्वनिक के बारे में, ठीक है ना। तो ये जो है राइट है, मैंने धातु क्या है, प्रतिध्वनिक होती है, ये सही है। सेकंड लिखा है चमकीली होती है, धातु कैसी होती है, चमकीली होती है, ये भी सही है। थर्ड लिखा है कि चादरों में ढाला जा सकता है, धातु को कहता है कि चादरों में ढाला जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। ये राइट आंसर है हमारा, ये राइट है कि चादरों को क्या कर सकते हैं, इसको मैंने धातु को चादरों में ढाला जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर 4 कहता है इसे तार के रूप में खींचा जा सकता है, ये भी सही है। धातु को तार के रूप में क्या कर सकते हैं, इसको तार के रूप में खींचा भी जा सकता है, ठीक है। मतलब इसको जो है ये आघातवर्ध होता है, ये कैसा होता है, आघातवर्ध होता है, और इसको पीट कर महीन चादरों में क्या कर सकता है, ढाला जा सकता है या तार के रूप में खींचा जा सकता है। तो उपयुक्त में सही कथन के बारे में पूछ रहा है कि सही कथन कौन सा है। तो इस हिसाब से मेरा सही, मेरा सभी का सभी सही है, 1 2 3 4 जो है सबका सब सही है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। सभी क्या है, सही है। आइए इसका देखें, व्याख्या देखते हैं, व्याख्या क्या दिया है। इसका व्याख्या लिखा है कि धातुएं प्रायः दिए हुए निम्न गुणधर्मों में से सभी या कतई कुछ को प्रदर्शित करती है। ये चमकीली होती है, ठीक है। ये चांदी जैसी सफ़ेद या सोने की तरह पीले रंग की होती है, ये भी सही है। ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती है। हाँ, धातु जो है ये क्या होती है, सुचालक होती है। ताप तथा विद्युत का क्या होता है, सुचालक होती है। और तन्य भी होती है ना, ठीक है ना, इसको तार के रूप में खींचा भी जा सकता है, ठीक है। और देखिए इसको तार के रूप में खींचा भी जा सकता है, ये तन्य होती है और तार के रूप में क्या हो जाता है, तार के रूप में खींचा भी जा सकता है। चलिए उसके बाद और क्या लिखा है, और भी दिया है इसके बारे में। और लिखा है ये आघातवर्ध होती है। कैसी होती है, ये आघातवर्ध होती है, इनको पीट कर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। और ये क्या होती है, प्रतिध्वनिपूर्ण होती है। देखिए प्रतिध्वनि होती है, प्रतिध्वनिपूर्ण होती है। इससे पहले में हम पढ़े थे जैसे कि प्रतिध्वनिक होती है, यानी प्रतिध्वनिक होती है, प्रतिध्वनिपूर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है कि बोरोन और सिलिकॉन डैश है, बोरोन और सिलिकॉन डैश है। बोरोन और सिलिकॉन के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिया है धातु, अधातु, उपधातु और अक्रिय गैस, ये ऑप्शन दिया है। तो बोरोन और सिलिकॉन जब आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो आप एनसीईआरटी में ये पढ़े होंगे, चूँकि वहाँ धातु अधातु के बारे में जब चर्चा किया है तो वहीं पे लिखा है कि बोरोन और सिलिकॉन क्या होता है, ये उपधातु है। क्या है, बोरोन और सिलिकॉन क्या है, ये उपधातु है। कैसा धातु है, ये उपधातु है, ठीक है। इसलिए हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, उपधातु। और देखिए बोरोन और सिलिकॉन के अलावा, ठीक है, जर्मेनियम भी क्या है, ये भी उपधातु है। जर्मेनियम भी क्या है, उपधातु है। चलिए ऑप्शन व्याख्या देखते हैं कि इसके व्याख्या में क्या लिखा है। लिखा है कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल, यानी कि कोल और कोक दिया ब्रैकेट में, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि और धातुओं के उदाहरण है। अब देखिए ये सभी जो है अधातु ही है, ठीक है। कौन कौन, तो यहाँ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कार्बन में क्या क्या आता है, कार्बन में देखिए कोल, कार्बन में कोल आ गया और कोक आ गया, ठीक है। कार्बन में कोल और कोक आ गया, कोक। और उसके बाद देखिए ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि, ये सब क्या है, ये सब अधातु है। ये सब किसके उदाहरण है, देखिए अधातु है, ठीक है, ये सब अधातु है।
ठीक है। अब लिखता है कि कुछ तत्व जो धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो धातु और अधातु के बीच के गुणों को क्या करते हैं, दर्शाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं, मेटालॉइड बोलते हैं। ठीक है, कहा जाता है। जैसे कहता है, जैसे देखिए ब्रोन हो गया, ब्रोन क्या है, उपधातु हो गया। सिलिकॉन हो गया, उपधातु है। देखिए जर्मेनियम, ठीक है, जर्मेनियम इत्यादि, ये सब जो है कैसा है, ब्रोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है, उपधातु है। इस हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, उपधातु। बोरोन और सिलिकॉन क्या है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम सब कैसा है, उपधातु है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है 24। 24 क्या कहता है कि तत्व जो समान या सामान्य से थोड़ा सा अधिक ताप में द्रव अवस्था में रहता है उसे क्या कहेंगे। तो इसे हीलियम, सीसा, सीजियम और क्या कहेंगे, गैलियम। देखिए जब आप एनसीईआरटी का एक बॉक्स में पढ़े होंगे, ठीक है ना, तो ये देखिए उस बॉक्स से उठाया हुआ क्वेश्चन है कि तत्व जो समान या सामान्य से थोड़ा सा अधिक ताप में द्रव अवस्था में रहता है तो उसको क्या बोलेंगे। तो उसको बोलेंगे, देखिए एक तो सीजियम बोलेंगे, ठीक है, और दूसरा क्या बोलेंगे, दूसरा इसको गैलियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सीजियम और गैलियम बोलेंगे। तो ऑप्शन हम उस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन कौन राइट है, और यहाँ का पूछ क्या रहा है, द्रव अवस्था में रहता है तो उसे क्या बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे सीजियम और गैलियम। इस हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 3 और 4। ये देखिए एनसीईआरटी के बॉक्स से उठाया हुआ, जो जहाँ पर लिखा था इनमें भी मैंने इसे भी जाने ऐसा करके लिखा रहता है, वहीं से उठाया गया ये प्रश्न है। चलिए इसके व्याख्या को देखते हैं कि इसके व्याख्या में क्या लिखा है कि इसके व्याख्या में लिखा है कि दो तत्व पारा तथा ब्रोमीन कमरे के ताप पर क्या है, द्रव है। गैलियम तथा सीजियम, देखिए गैलियम तथा सीजियम तत्व कमरे के तापमान यानी कि 303 केल्विन से कुछ अधिक तापमान पर क्या होता है, द्रव अवस्था में। किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि आवर्त सारणी के कुल कितने तत्व कमरे के तापमान में गैस अवस्था में रहते हैं। क्या दिया है कि आवर्त सारणी के कुल कितने तत्व कमरे के तापमान में गैस अवस्था में रहते हैं। तो ऑप्शन दिया है, देखिए 11, 12, 14 और 15। अगर आपको याद होगा तो ये भी एनसीईआरटी के बॉक्स से ही उठाया गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11। क्या हो जाएगा, 11, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आवर्त सारणी के मतलब कि कुल कितने तत्व कमरे के तापमान पर गैस अवस्था में पाए जाते हैं, कमरे के तापमान पर, ठीक है ना, गैस अवस्था में कहता है कि गैस अवस्था में पाए जाते हैं, तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं, इसका व्याख्या क्या लिखा है। इसका व्याख्या लिखा है 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैस है। 2 तत्व लिखा है, 2 तत्व पारा तथा ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव है। हाँ अच्छा, 2 तत्व, इससे पहले हमने देखा है क्वेश्चन, 2 तत्व पारा तथा ब्रोमीन क्या है, कमरे के तापमान पर द्रव है। गैलियम तथा सीजियम कमरे के तत्व, कहता है तत्व कमरे के तापमान यानी कि 303 केल्विन से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था ले लेते हैं। क्या करते हैं, द्रव अवस्था ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना हो तो क्या कहलाता है। तो देखिए ऑप्शन दिया है मिश्रण, यौगिक, अणु और मिश्र धातु। देखिए ये जो बोध कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना हो तो क्या कहलाता है, तो क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाता है। ठीक है, ये यौगिक का जो डेफिनेशन का लाइन है वो लाइन उठा के रख दिया यहाँ पे, ठीक है ना, क्वेश्चन में देख, वहीं से क्वेश्चन बना है ये क्वेश्चन। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, इसका हमारा राइट आंसर होगा यौगिक। ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना हो तो क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन बी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। इसके व्याख्या में क्या लिखा है, तो इसका व्याख्या कि एक यौगिक वह पदार्थ है जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है। क्या लिखा है, लिखा है कि तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है। जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम क्या पाते हैं। ठीक है, तो ये दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 दिया है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि मिश्रण के बारे में सही कथन को पहचाने। क्या दिया है, मिश्रण के बारे में सही कथन को पहचाने। ऑप्शन कहता है कि नए पदार्थ का संगठक सदैव क्या होता है, अस्थायी होता है। नए पदार्थ का संगठक क्या होता है, सदा अस्थायी होता है। देखिए ये
ऑप्शन गलत है। ये सदैव जो है अस्थायी नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है, परिवर्तनीय होता है, मतलब अस्थायी होता है, यानी कि परिवर्तनीय होता है। क्या रहता है, परिवर्तनीय होता है, परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, ये कैसा होता है, परिवर्तनीय होता है, परिवर्तन होता है। चलिए इसको फिर से लिख देते हैं। ये कैसा होता है, परिवर्तनीय होता है, परिवर्तनीय होता है। ठीक है, यानी कि अस्थायी होता है, परिवर्तन होता रहता है, बदलता रहता है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है कि संगठन कदर सदैव अस्थायी होता है। इस हिसाब से ये कहता है, ये गलत है। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। दूसरा कहता है कि नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। देखिए, ये पूरी तरह से भिन्न नहीं होता है, बल्कि इसमें क्या होता है, मिश्रण में जो भी गुणधर्म घटक होता है, उपस्थित घटक होता है, उसको ये क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है, ये जो लिखा है कि नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, तो ये गलत स्टेटमेंट है, ये भी गलत है। ठीक है, ये क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, तो मिश्रण में जो उपस्थित घटक होता है, घटकों में गुणधर्म होता है, उसको क्या करता है, ये दर्शाता है। चलिए ऑप्शन नंबर सी लिखा है कि घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। ये सही है, ये बिल्कुल राइट है। घटकों को भौतिक विधियों के द्वारा सुगमता से किया जा सकता है, सुगमता से उसको पृथक किया जा सकता है। ये बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा, और ऑप्शन नंबर डी क्या लिखा है उसको भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी लिखा है इनमें से सभी, इनमें से सभी। यहाँ क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि उपयुक्त में से, यहाँ पूछ रहा है कि सही कथन को पहचाने, तो इसमें सही कथन हमारा कौन होगा। देखिए फर्स्ट भी गलत है, सेकंड भी गलत है, थर्ड एक सिर्फ ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है, ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट दिया है, अब देखिए इसके व्याख्या में भी क्या चर्चा किया है, इसका व्याख्या भी क्या कहता है, तो इसका व्याख्या एक बार देख लेते हैं। इसका व्याख्या लिखा है, मिश्रण के बारे में क्या लिखा है, तो लिखा है तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं। तत्व या यौगिक क्या करते हैं, केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। देखिए ऑप्शन यहाँ 2 नंबर में लिखा है, मिश्रण का संगठन क्या होता है, परिवर्तनीय होता है। थर्ड लिखा है कि मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को क्या करता है, दर्शाता है। 4 लिखा है घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। ये तो था मिश्रण के बारे में। ठीक है, अब आइए यौगिक के बारे में क्या लिखा है उसको भी देख लेते हैं। तो यौगिक के बारे में लिखा है, यौगिक के बारे में लिखा है कि तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। दूसरा लिखा है कि नए पदार्थ का संगठन सदैव अस्थायी होता है। और थर्ड लिखा है नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक, घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक, ठीक है, विद्युत रासायनिक क्या करता है, प्रतिक्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। इसको क्या होगा, पृथक किया जा सकता है। ठीक है, इस हिसाब से यहाँ आज हमारा क्लास यहीं एंड होता है। ठीक है, इसमें जो बचा हुआ जो भी रेस्ट क्वेश्चन वो पार्ट थर्ड में हमने देख लिया है, कंप्लीट हो गया है ये चैप्टर। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, अध्याय थर्ड देखेंगे, जिसमें परमाणु एवं अणु हमारा टॉपिक होगा। ठीक है, इसको हम देखेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलती है कि आपको भी क्लास पसंद आ रही है, और हम आपके लिए अच्छा क्लास अरेंज करते रहते हैं। तो हम लोग देखते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। और इस क्लास को अपने फ्रेंड सर्किल के ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक ये क्लास पहुँचे। क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।